एवरीवन, मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज 3 बिंदु हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसके बारे में डिस्कशन पर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं बिंदुओं पर पूछे जाते हैं, तो मेरा इंटेंशन आज यही है कि इन बिंदुओं पर, क्योंकि ये अभी क्रियान्वित हो रही हैं चीज़ें, ये क्या है, अभी शुरुआती दौर पे हैं चीज़ें, तो इस बारे में अभी आपको बताना चाहता हूँ। जैसा ही आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लगा रखा है जो आपका इग्नू से बहुत सारी क्वारीज आई थी मैंने जो वीडियो डाला था, तो उसमें बहुत सारी क्वारीज आई थी कि सर मैं बीएड करना चाहता हूँ, मैं बताइए कैसे करूँ, किस मोड से करूँ। इसके बारे में आज उसी के बारे में कुछ चर्चाएं जो शेष रह गई थी उसके बारे में मैं इसमें कंक्लूड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज मैंने जब देखा कि 17 अप्रैल लास्ट डेट है बीएड इग्नू के थ्रू करने के लिए। 17 तारीख लास्ट डेट है बीएड में एप्लीकेशन फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएड डिग्री। ओके, तो 17 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है बीएड जो इंट्रेंस के थ्रू ले रहा है, बीएड इंट्रेंस के थ्रू होने वाला है और वो इग्नू कंडक्ट करा रही। जो मेरे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये साफ साफ दे रखा है। ये आपको ये प्रॉस्पेक्टस जो बीएड का प्रॉस्पेक्टस है आपको इग्नू की साइट पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, और 17 तारीख के पहले आप इसके इंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये होती है एलिजिबिलिटी, कि आप इस एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अब इस एलिजिबिलिटी के बारे में मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए कि मैं सर नौकरी कर रहा हूँ, मैं सर प्रोफेसर हूँ और मैं डिग्री कॉलेज में हूँ। तो इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जिन लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है और वो कार्यरत हैं, ठीक है ना, जो डिप्लोमा कर रखा है या कार्यरत हैं, वो अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को, तो जो प्रशिक्षित जो भी टीचर हैं वो बीएड के लिए एलिजिबल होंगे, बीएड इन डिस्टेंस मोड में एलिजिबल होंगे। ये साफ साफ इसमें दे रखा है। मैंने कई डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ पे सर्च किया, मगर सबसे क्लियर और कट इसमें जो दे रखा है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दे रखा है, तो इसी पे दे रखा है। इग्नू की साइट पे जाके आप देखेंगे जाके, तो इसमें एलिजिबिलिटी पेज नंबर 22 में दे रखा है। आपको दिखा देता हूँ मैं 22 पेज नंबर 22 स्पष्ट आपको दिखा भी देता हूँ, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि इसमें है क्या। अब ये देखिए, सीधे एलिजिबिलिटी का पेज मैंने ओपन कर लिया है। अब एलिजिबिलिटी में पेज ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूँ कि इसकी, हाँ देखिए, आप देखिए एक बड़ी बात, एक बहुत बड़ी मोटी बात जो आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और बना भी सकती है। क्योंकि मेरे संबंधित, मेरे जानने वाले 2 से 3 लोगों ने इस तरह की गलतियां करी हैं, तो प्लीज़ आप ना करें, नहीं तो बाद में आपको बहुत ही पछतावा होगा। देखिए, इसमें साफ साफ लिख रखा है और कि ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में आपके 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए हु आर एलिजिबल फॉर बीएड। ठीक है ना, मतलब कि आपके ग्रेजुएशन में हो या फिर आपके बीएड में, आपके ग्रेजुएशन में हो या फिर आपके पीजी डिग्री में आपके 50% मार्क्स होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे बीएड के लिए, मिनिमम 50%। और यदि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 55%। ठीक है ना, मगर अब जिन्होंने पीजी बेस पे, उनका ग्रेजुएशन में 50% से नीचे है और पीजी बेस पे उन्होंने बीएड को परफॉर्म कर लिया है, तो आप केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसियाँ देखिए, केंद्रीय विद्यालय में आप उठा के देख लीजिए, आप डीएसएसबी में उठा के देख लीजिए, और आप कई जगह यूपी में जो जूनियर लेवल पे निकली थी, अभी हाल फिलहाल वैकेंसी निकली, तो उसमें सब में मैंने देखा उसमें 50% का एक लगा रखा है, बाउंड्री लगा रखी है कि आपके 50% आपने यदि ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अब ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि यदि आप पीजी से पीजी से आप बीएड करने के लिए एलिजिबल कर रहे हो बंदे को, किसी भी कैंडिडेट को कर रहे हो, तो आप ग्रेजुएशन बेस पे कैसे कर सकते हो? मगर ये सरकारी पेच है, इसके बारे में आप समझ लें और उनसे बच के निकल जाएं, वही अच्छी बात है। आप ग्रेजुएशन में यदि आपके 50% के नीचे हैं तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप बीएड करें जाके, क्योंकि आपको आगे रिक्रूटमेंट में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, एक ये बहुत बड़ी मोटी बात जो कोई नहीं बताता है। आप पीजी कर लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे आप बीएड कर लीजिए, बीएड भी कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और जिन्होंने यदि जो बीएड इन नर्सरी में करना चाहते हैं, नर्सिंग में करना चाहते हो, ठीक है ना, वो सोने पे सुहागा, ठीक है ना। जो अभी आपको विदित होगा कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, उसमें जो 5, 3, 3 और 4 का रेशियो बना के दे रखा है। मतलब पहले हमारा क्या था 10+2, 10+2 का लेवल का, मतलब 10+2, ये 10+2+3 ये था स्तर। मतलब पहले कक्षा 10 तक एक स्तर में, और वो 11, 12 दूसरे स्तर पे, और ग्रेजुएशन का 3 साल तीसरे स्तर पे। तो जो बीएड इन नर्सिंग में करेंगे, ठीक है ना, वो हर जगह एलिजिबल होंगे पीजी के लिए। हाँ, जो प्री प्राइमरी कक्षाएं होती हैं उसके लिए, प्राइमरी कक्षाओं के लिए, और अपर प्राइमरी कक्षाएं के, ये भी बहुत मोटी बात है। जिसको समझ में आ गई उसकी लाइफ जिंगा लाला, नहीं तो और तो बस बीएड तो बीएड ही है। बीएड बहुत करिश्मा करता है, आपकी ज़िंदगी बदल देता है, बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है, ठीक है। अब देखिए बीएड के साथ और भी कई चीज़ें लगी हुई हैं। आप इसमें एलिजिबिलिटी ऐड देखिए एक नंबर एक में ए नंबर पे, मतलब एक करके दे रखा है, कॉलम ए में जो दे रखा है आपको दे रखा है कि 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है ना, और 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए ग्रेजुएशन उसमें आपकी यदि इंजीनियरिंग फील्ड की है, आप स्टूडेंट हैं। फिर आप इसमें साफ साफ लिखा है, आप स्पष्ट थोड़ा सा आप जूम करके दिखा देते हैं, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आप एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा है, आप यदि ट्रेन टीचर हैं और सर्विस में हैं, तो आप एलिमेंट्री एजुकेशन में यदि आप सर्विस कार्यरत हैं तो आप इसको बीएड आप कर सकते हो, और आप फर्दर आप ऊंचे पोस्टों में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। फिर और क्योंकि आपने वो फेस टू फेस ही मोड पे किया होगा, सीधी सी बात है, जो भी डिग्री करे हैं आपने, यदि बीएड करा है या बीएड कुछ भी बीएड कर लिया है, मतलब बीएड तो करा होगा तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, मगर यदि बीटीसी भी करा है तो आपने यदि फेस टू फेस मोड में किया है तो वो सब एलिजिबल होते हैं बंदे, चाहे जहाँ से उन्होंने किया हो। साफ एलिजिबिलिटी के बारे में ये बता दूँ। और जो सर्विस में हैं, एक लोगों को मेरे पास प्रश्न आया, सरकार जो महोदय हैं उनका प्रश्न आया कि मैं सर प्रोफेसर हूँ और मैं आगे मतलब प्रिंसिपल पद के लिए एलिजिबल होने के लिए मैं बीएड करना चाहता हूँ। आपको पहले बता दूँ कि बीएड केवल रेगुलर मोड में ही होता है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल यदि आप डिस्टेंस मोड में करेंगे तब भी इसके साथ प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप्स जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यदि आपको करना है तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने विभाग से एनओसी लेके आप प्रिपरेशन या फर्दर स्टडी के लिए आप लीव ले सकते हो, और लीव आसानी से मिल जाती है। मेरे जानने वाले 2 से 3 लोगों ने इस तरह के लीव ली, 2 साल तक उन्होंने लीव लेके अपनी डिग्री कंप्लीट करी, उसके बाद रिटर्न टू ज्वाइन देयर ऑन जॉब, ठीक है ना, उन्होंने खुद अपने रिटर्न करा और अपनी जॉब को ज्वाइन किया और आगे बढ़े, ठीक है ना। तो इस तरह के आप कर सकते हैं यदि आप सर्विस में हैं और कोई और मतलब आप किसी सर्विस में अपर क्लास की सर्विस में हो, यदि आप पीजीटी हो या कुछ और हो, ठीक है ना, ये समस्या। और इसी के साथ एक खुशखबरी और देनी थी मुझे कि यूपी से जो बीएड करना चाहता है बंदा रेगुलर मोड पे, तो उनके लिए भी अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वो थी हमारी 18 तारीख से 18 अप्रैल से ऑनलाइन एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे। तो आप ध्यान दें, जो बीएड यूपी से करना चाहते हैं, अब क्या रुहेलखंड यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करा रही है, और आपको एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है। यदि आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्म को 18 तारीख के ऑनवर्ड आप भर दीजिए निश्चिंत होके। और यदि आप बीएड के रिगार्डिंग या बहुत से बीएड यदि आप बीएड करना चाहते हैं, एक्चुअल में करना चाहते हो, आप बीएड का एंट्रेंस दीजिए और आप किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप एडमिशन ले लीजिए। यदि मेरे थ्रू भी एडमिशन लेना है तो आप मुझे कानपुर नगर और कानपुर देहात के बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो मुझसे संबंधित हैं, और मैं वहाँ पर मतलब मेरे संपर्क के हैं, तो मैं जानता हूँ कि क्या करिकुलम होता है, क्या कैसे होता है, क्या सब सिस्टम होता है, जो पूरा किसको क्या कैसे क्या कराना है। तो आप यदि चाहें तो मेरे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, यही छोटी मोटी बातें थी। हाँ, एक खुशखबरी और है कि आज आपको यूपीटीटी की फाइनल आंसर की आ गई है, जिसमें अलग अलग सेटों की देखा जाए, सब सेटों में कम से कम मिनिमम 2 से 5 नंबर के बीच में पढ़ने की संभावनाएं प्रबल है। क्योंकि किसी ने जिसने इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्शन में इंग्लिश अटेम्प्ट के लिया, उसके तो 4 नंबर बढ़ने हैं। और यदि जिसने संस्कृत अटेम्प्ट किया है, उसके 2 नंबर कॉमनली मिलने ही हैं। इसके बारे में जो 90 या 82 81 81 पे लटक रहे हैं, या फिर कुछ ठीक है ना, लटक रहे हैं, तो उसके बारे में उनको निश्चिंत होने के मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आप पास हो, क्वालिफाई हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और जल्द ही नेट का भी देखने को मिलता है, और रीट का भी आने वाला है, तो लगे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और मैं आपके साथ बना रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।